Hi guys, I hope all of you are doing well. Welcome back to the YouTube channel of LEAC Legal Edge After College. और ये वाला जो हमारा सेशन है ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल सेशन है, नॉट जस्ट फॉर द वंस जो क्लैट के लिए अपेयर कर रहे हैं, बट आई थिंक फॉर एवरी पर्टिकुलर एग्जाम. क्योंकि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट जो सबसे बड़ा चैलेंज है हम फेस करते हैं, दैट इज बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है, और अगर पढ़ लिया तो याद कैसे रखना है. क्योंकि हमारे एग्जाम्स में, चलो कॉलेज के एग्जाम्स में तो हम सेक्शंस कोट करने ही होते हैं और वहां हम गलत सेक्शंस भी कई बार कोट कराते हैं, बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स जो बाकी सारे हैं. चाहे फिर वो मेरा क्लैट का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो एलेट का एग्जाम हो जहां डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, चाहे मेरा नेट का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी हो जहां बहुत ज्यादा सेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो इसलिए बेयर एक्ट को पढ़ना, समझना, उसके कॉन्सेप्ट के समझने के लिए मेरे को बेयर एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना. तो इस सेशन में हम बस ये समझने वाले हैं बेयर एक्ट क्यों पढ़ना जरूरी है और कैसे हम पढ़ना इजी कर सकते हैं. ठीक है, तो इन द सिंपलेस्ट ऑफ द मैनर्स बेयर एक्ट पढ़ना जरूरी क्यों है, पहले तो ये समझ लेते हैं, ताकि सबसे पहले हम ये समझ पाए कि एग्जैक्टली कानून है क्या. जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि कुछ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नाम की चीज है, कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज है, तब तक मैं एग्जैक्टली उस लेजिस्लेशन, उस कानून का, उस लॉ का, उस एक्ट का पर्पस ढंग से नहीं समझ पाऊंगी. इसलिए अगर मेरे को एक प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए ऑफ व्हाट वाज द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, कि माइनर्स को वो इंक्लूड नहीं करना चाहता था, कैसे पता चला? क्योंकि ये बोल दिया गया कि द पर्सन नीड्स टू बी ऑफ अ सर्टेन एज. हिंदू मैरिज एक्ट में ये बोल दिया गया कि द गाय नीड्स टू बी समवट ऑफ द एज ऑफ 18 years एंड द गर्ल कुड बी 16 years. ये चीज प्रोवाइड कर दी गई. तो हमें ये कैसे पता चला? एक्ट पढ़ के, बेयर एक्ट पढ़ के. अगर अब हम केस लॉज की बात करें, जो हमारा सेकेंड डिफिकल्ट स्टेप होता है, वहां पर भी हमें बस ये प्रोवाइड कर दिया कि सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी के साथ ये डील होगा, या फिर सेक्शन 106 ऑफ बीएनएस के साथ ये डील होगा, या दिस इज टू बी रेड विद सेक्शन 132 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. अब एग्जैक्टली 132 क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, या फिर सेक्शन 106 क्या है, या सेक्शन 300 क्या है, उसके लिए हमें बेयर एक्ट पे तो जाना पड़ेगा. बिकॉज कोर्ट भी यही बेयर एक्ट पढ़कर ही तो इंटरप्रिटेशन कर रहा है हमारे फैक्ट्स की. कोर्ट के सामने मुद्दा क्या होता है, लॉ एग्जैक्टली क्या है, that a dispute comes in the form of facts. उस dispute पे लॉ लगाया जाता है एंड एक डिसीजन लाया जाता है. तो वो लॉ एग्जैक्टली क्या है, वो लॉ कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, बेयर एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है. तो अगर आपको प्रोविजन अच्छे से समझ आ गया और आपको सिचुएशन का पता है, वी कैन वेरी वेल, जो हमें केस लॉज को रिवाइज करने में दिक्कत आती है, उन्हें समझने में दिक्कत आती है, वी कैन वेरी वेल कनेक्ट विद द केस लॉज, वी कैन वेरी वेल कनेक्ट विद द डिसीजंस हियर. एंड अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है. जब मैं वर्ड्स लाइक एंड और मे शैल ये सारी चीजें समझती हूँ, तो धीरे धीरे हमारा जो इंटरप्रिटेशन स्किल है, जो क्लैट के लिए एक बहुत रिक्वायर्ड स्किल है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे पैसेजेस आने हैं, उन पैसेजेस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आने हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आने हैं. बीइंग अ लॉयर एट एनी पॉइंट इन द लीगल फील्ड, इंटरप्रिटेशन स्किल एवरी स्टेप ऑफ द वे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और उसकी जो फाउंडेशन है, वो जितना हमारा बेयर एक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और कोई भी न्यूज़पेपर रीडिंग, आर्टिकल्स रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकती. ऐसा नहीं है कि वो चीजें जरूरी नहीं है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल इंपॉर्टेंस रखती है, पर नथिंग कैन रिप्लेस द रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेयर एक्ट फॉर योर इंटरप्रिटेशन स्किल्स. तो केस लॉ से कनेक्टिविटी, इंटरप्रिटेशन से जो हमारी इंपॉर्टेंस है, देन साइमल्टेनियसली लेजिस्लेचर के इंटेंट को समझने के लिए, हर चीज के लिए जब बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट है, तो अब फाइनली ये समझते हैं कि बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है. तो स्टेप 1, आपको सिर्फ उसका स्ट्रक्चर समझना है. सबसे पहले एक रोड मैप क्रिएट होना चाहिए दिमाग में. कितने पार्ट्स, कितने सेक्शंस, कितने पार्ट्स, कितने सेक्शंस, ठीक है, कितने चैप्टर्स, देन कितने शेड्यूल्स. एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए, ताकि दिमाग में ये बात रहे कि कितने सेक्शंस पढ़ने वाले हो. भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो दिमाग में रहना चाहिए कि 170 सेक्शंस पढ़ने वाले हैं. टोटल इतने पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में सेग्रीगेशन क्या है. कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट की बात करें तो कितने सेक्शंस हैं, सबसे पहले डेफिनेशंस हैं, फिर उसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, फिर उसके बाद आगे के और प्रोविजंस के बारे में. तो इस तरीके से, किस तरीके से लेजिस्लेचर ने उसे डिवाइड किया है. जब हम एक आउटर
उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो इंटरनली हमारे लिए चीजें सेग्रीगेट करना इजी हो जाता है। जैसे आईपीसी या फिर बीएनएस की बात करें तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक चैप्टर है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी एक चैप्टर है, जनरल एक्सेप्शंस एक और चैप्टर है। तो अब जब मैं जनरल एक्सेप्शंस पढ़ रही होंगी तो मेरे को वो चैप्टर का नाम ध्यान रहेगा, मैं उस चैप्टर वाइज डील कर पाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है स्ट्रक्चर पे। उसके बाद प्रियम्बल। प्रियम्बल पहली बात तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं होता, पर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या इंटेंट था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एक तरीके से कैन आई इक्वेटेड टू द लेजिस्लेचर फॉर एनी पर्टिकुलर लॉ, तो उनका क्या इंटेंट था इस कानून को लाने के पीछे और एग्जैक्टली इस कानून का क्या पर्पस होने वाला है इन द फ्यूचर, वो सब प्रियम्बल में गिवन होता है। आपके जो एग्जाम्स है उसके लिए प्रियम्बल के तौर पे क्वेश्चन बहुत ही रेयरली देखा जाता है, ओनली 1% आई कुड से इट इज इंपॉर्टेंट। पर अगर तुम प्रियम्बल का पर्पस समझते हो, उस प्रियम्बल में क्या गिवन है उससे लॉ का पर्पस समझते हो, उससे तुम्हें अगेन एक बेटर कनेक्शन फील होगा विद द पर्टिकुलर एक्ट। फॉर एग्जाम्पल भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या गिवन है, इट इज फॉर द कंडक्शन ऑफ फेयर ट्रायल्स। अब अगर एविडेंस साक्ष्य ढंग से आएगा कोर्ट में तो ट्रायल तो फेयर होगा ही। तो इससे मुझे समझ आ गया कि जो भी मैं सेक्शन पढ़ूंगी उसका कनेक्शन किस चीज से होना चाहिए, फेयर ट्रायल से होना चाहिए, राइट। देन लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल मतलब कि एक्ट का नेम, देन एक्ट कौन से नंबर का है, कौन से ईयर का है, साथ में उसका प्रियम्बल भी जो कनेक्टेड होता है वो होता है उसका लॉन्ग टाइटल। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023 क्या है, लॉन्ग टाइटल, उसका फॉर्मल नाम। जब भी मेरे को किसी एक कानून को फॉर्मल एस्पेक्ट्स में रेफर करना होगा तो हम उसे लॉन्ग टाइटल से रेफर करते हैं। जैसे आपका नाम जो स्कूल वाला है दैट इज योर लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल निकनेम जो हम प्यार से बोल देते हैं बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राइट। तो शॉर्ट टाइटल यूजुअली किसी भी कानून का कहाँ होता है, सेक्शन 1 में गिवन होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना है, वो कानून क्यों आया प्रियम्बल के थ्रू वो समझना है, उसका लॉन्ग टाइटल क्या है वो समझना है। अब इस लॉन्ग टाइटल में साथ में डेट्स भी आती हैं, प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला और साथ में एनफोर्स कब हुआ। तो अगर ये डेट्स भी हैं, अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैम ये डेट्स तो शायद नहीं पूछी जाती एग्जाम्स में, पर आजकल जो भी एग्जामिनेशन अथॉरिटीज हैं वो हल्का फुल्का शिफ्ट कर लेती हैं टू द एस्पेक्ट्स जो कोई और एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉलो कर रही है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि 100% पीवाईपीस पे रिलाई नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माइल, एक एक्स्ट्रा स्टेप लेते हुए चलना चाहिए। तो कोई भी एक्ट जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा ये 2 डेट्स उसके साथ डेफिनेटली लिखी होनी चाहिए, स्पेशली फॉर द मेजर लॉज, बीएसए, बीएनएस, बीएनएसएस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, देन साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट हो गया, सीपीसी हो गया, इन सब के लिए आपके जो ये 2 डेट्स हैं, प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला और एनफोर्स कब हुए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में डेफिनेशन क्लॉज समझते हैं जो यूजुअली होता है सेक्शन 2, किसी किसी जगह में एंड में भी होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, पर कभी मतलब मोस्टली 95% टाइम्स वो सेक्शन 2 ही रहता है। ठीक है, पहले बहुत जगह स्कैटर्ड भी होता था, जैसे अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो वहां पर बहुत ज्यादा स्कैटर्ड था अप टिल सेक्शन 52, पर अब उस चीज को कंपाइल करके इन द बीएनएस एक पर्टिकुलर सेक्शन में डाल दिया गया। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं डेफिनेशन क्लॉज की तो ये समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आगे जिस भी वर्ड का यूज होगा वो इस डेफिनेशन क्लॉज के थ्रू मुझे समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदू लॉ में बहुत लोगों ने एक शब्द सुना होगा सपिंड रिलेशनशिप। कैसे पता चलेगा सपिंड रिलेशनशिप क्या है, कैसे पता चलेगा प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, जो सेक्शन 5 में ये दोनों वर्ड्स यूज्ड है, जो सेक्शन 5 में ये बोला जाता है कि इनके बेसिस पे की हुई हिंदू मैरिज वॉइड होगी, कैसे पता चलेगा, डेफिनेशन क्लॉज से पता चलेगा। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 सेक्शन 3 खोलेंगे तो आपको समझ आएगा कि हिंदू कौन है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुए हैं, ये सारी चीजें वहां पर डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदू मेंटेनेंस एक्ट खोलूं तो वहां ये गिवन है कि मेंटेनेंस का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा, राइट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम खोलूं तो ये गिवन होगा कि एग्जैक्टली एविडेंस क्या है, फैक्ट क्या है, फैक्ट एंड इशू क्या है। अब मानने को तो मैं एविडेंस सब कुछ मान सकती हूँ, पर अगर डिफाइन कर दिया गया तो उस पूरे कानून में जहां भी एविडेंस वर्ड यूज होगा वहां पर उसका इंटरप्रिटेशन मेरे दिमाग में क्या चलेगा, ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन क्लॉज समझना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज में ही मेरे को पूरा प्रोसेस समझ आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट बनने का। एक प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस के बाद मतलब एक तरीके से ऑफर हुआ, ठीक है, फिर हुआ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन से बना अग्रीमेंट, अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ तो बना कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो हो गया वॉइड। तो ये सारी कहानी कहाँ गिवन है? सेक्शन 2 में गिवन है, डेफिनेशन क्लॉज में गिवन है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर आपको स्टेप 2 लेना है तो आपको डेफिनेशन क्लॉज सबसे ज्यादा अच्छे से समझ आना चाहिए, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स जो बार बार रिपीट होंगे, और अगर हम यहीं पे ही अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए, मतलब वो जो बिल्डिंग में बना रही हूँ बेयर एक्ट समझने की, वो वीक होती चली जाएगी। मैं बार बार पैनिक करूंगी कि ये वर्ड समझ नहीं आया, फिर से ये वर्ड आ गया। तो इसलिए जहां भी आपको डेफिनेशन क्लॉज में कंफ्यूजन है वो सबसे पहले क्लियर करनी है। तो सबसे पहले पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं, और इसको याद रखने के लिए हम बिल्कुल लास्ट स्लाइड में समझेंगे कि कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसे लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल जेंडर डिफाइंड है बीएनएस में, तो जेंडर आज के वक्त पे 3 जेंडर्स रिकॉग्नाइज होते हैं, मैन, वुमेन एंड अदर्स, जेंडर भी यही है, ठीक है। फैक्ट डिफाइंड है कहां पर? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो फैक्ट क्या है? मैं ये सेशन ले रही हूँ, ब्लैक स्वेटशर्ट में ले रही हूँ, फैक्ट है। मेरे मन में साइकोलॉजिकल थॉट क्या चल रहा है? फैक्ट है। आपके मन में साइकोलॉजिकल थॉट क्या चल रहा है? फैक्ट है। जब इस फैक्ट पे डिस्प्यूट हो जाएगा, फैक्ट एन इशू है। तो इस तरीके से ये कड़ियां जोड़ते हुए हमें चलना है, लॉजिकली कनेक्ट करना है विद द बेयर एक्ट। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपने फाइनल एस्पेक्ट पे, जो है हमारे सेक्शंस। कभी बहुत कम सेक्शंस होंगे तो हमें बहुत ऐसे लगता है कि पहले इसे निपटा देते हैं, और जो हमारे मेजर लॉज है वहां इतने सारे सेक्शंस हैं, आईपीसी में तो 511 थे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम सेक्शंस की बात करें तो सेक्शंस को पढ़ने के लिए पहले आप उसका एक प्लेन रीडिंग कर लीजिए। ये मैं यहाँ नहीं लिखा है, पर सबसे पहले उसे एक बार पढ़ लो, ठीक है। तुम्हें तभी रियलाइज हो जाएगा कि स्टार्टिंग की एक लाइन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आई, पर बाद में तुम पैनिक कर गए, बाद में वो चीजें ऊपर से जाने लगी। तो हमें बेयर एक्ट को समझने के लिए उसे तोड़ तोड़ के समझना पड़ता है। वन पॉलिसी दैट द ब्रिटिशर्स यूज्ड, डिवाइड। उन्होंने रूल किया था, हम रीड करते। अगर इतना सेक्शन है और एक साथ पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, याद नहीं रहेगा, रटने के लिए रट लोगे पर समझ तो नहीं आएगा, 4 दिन तक तुम्हारे साथ रहेगा। आपको इस सेक्शन को डिवाइड करना है इनटू वेरियस पार्ट्स। डिवाइड करने का बेस्ट तरीका, कहीं पर भी कॉमा दिख रहा है, कहीं पर भी कोई भी ऐसा पंक्चुएशन दिख रहा है, वहां वन पार्ट टू अनदर पार्ट उसे देखो। कहीं पर भी एक्सेप्ट आया तो एक्सेप्ट से पहले वाली बात एक साथ पढ़ो, बाद वाली बात एक साथ पढ़ो। तोड़ तोड़ के जितना पढ़ोगे किसी भी एक प्रोविजन को, उतनी बेटर क्लैरिटी होगी। थेफ्ट का प्रोविजन पढ़ते हो तो 5 इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी को अलग से समझते हो, डिसऑनेस्टली को अलग से समझते हो, मूव द प्रॉपर्टी को अलग से समझते हो, राइट। तो यहां पर जब भी इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए चीजें समझी जाती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया जाता है, रेसिपी इज ऑलवेज बेटर। एक साथ सारे मसाले डाल दोगे, डिश भी कंफ्यूज हो जाएगी, दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा। पर पहले थोड़ा सा नमक डालते हैं, फिर उसके बाद हल्दी और बाकी मसाले डालते हैं, तो द रेसिपी गेट्स बेटर। यही चीज हमें यहाँ बेयर एक्ट रीडिंग में करनी है। तो हमें एक प्लेन रीडिंग के बाद की इंग्रेडिएंट्स में तोड़ना स्टार्ट करना है, इन्हीं की इंग्रेडिएंट्स को पॉइंट वाइज नोट करना है, ठीक है। आपको एक स्पेशल फोकस देना है, कोई भी प्रोवाइजो है, कोई भी एक्सप्लेनेशन है, कोई भी एक्सेप्शन है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि एक जनरल रूल है, उस जनरल रूल को एनहांस करने के लिए प्रोवाइजो है, उसकी एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए एक्सेप्शन है, कोई एक वर्ड एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन है। और इलस्ट्रेशन तो बहुत फेवरेट है किसी भी एग्जामिनर की। इलस्ट्रेशन आपको हमेशा हेल्प करेगी कि ये जो प्रोविजन आपने पढ़े, की इंग्रेडिएंट्स पढ़े, अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। दिस इज योर स्टेप 1 टू चेक कि मुझे प्रोविजन समझ आया या नहीं आया, मुझे ये सेक्शन समझ आया या फिर नहीं आया। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हमें सिर्फ सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान नहीं देना है, ये नहीं देखना है कि मैंने बस सेक्शन पढ़ा और आगे चलो, नहीं, उसके क्या एक्सेप्शन है, कितने एक्सेप्शन है, ठीक है, क्या प्रोवाइजोज हैं,
कितने प्रोवाइजोस हैं, क्या यहाँ पे इलस्ट्रेशंस है, कितने इलस्ट्रेशंस कभी नहीं पूछा जाता, पर क्या इलस्ट्रेशंस है, सारे इलस्ट्रेशंस को एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब इंटरप्रिटेशन किस तरीके से देखना है, एज आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड एज वेल कि इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी एक ऐसा वर्ड है एक्सक्यूज मी गाइस, कुछ ऐसे वर्ड्स पे आपको हमेशा ध्यान देना होता है जो आपके इंटरप्रिटेशन स्किल्स को एनहांस करेंगे। कैसे वर्ड्स? मे शैल। मे मतलब मर्जी है, डिस्क्रिशन है, शैल मतलब कंपल्शन है, करना जरूरी है, मैंडेटरी है। एंड मतलब 1 and 2 मतलब दोनों को साथ लेके चलना। डिसऑनेस्ट एंड मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों होने चाहिए। और मतलब चॉइस है, या तो 1 या फिर 2, आइदर ब्लू और ब्लैक। पर अगर बोल दिया ब्लू एंड ब्लैक तो दोनों चाहिए, ब्लू और ब्लैक दोनों में से कोई एक चाहिए। नॉट विथ स्टैंडिंग, ऐसे और भी टर्म्स होते हैं, पर जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसे वर्ड्स पे फोकस करना है। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब इन स्पाइट ऑफ, नॉट जो चीजें बाकी दे रखी है उसको भूल के इस प्रोविजन को पढ़ते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग दैट इज गिवन इन अदर लॉज, मतलब जो बाकी लॉज में गिवन है उसको वहां साइड पे खड़ा कर देते हैं और इस प्रोविजन पे फोकस करते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज अदर प्रोविजंस, उसको मैंने साइड पे खड़ा किया, वो एक अलग एस्पेक्ट है। यहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक डिफरेंट डायरेक्शन में, एक डिफरेंट टैंजेंट में। तो ऐसे वर्ड्स को जितना, इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, हिंदी में डिकोड करो। इफ यू आर कंफर्टेबल इन मतलब ऑल आई एम सेइंग इज कि आपको कंफर्टेबली उस वर्ड को तोड़ना है, आपको कंफर्टेबली उस वर्ड को खुद को समझाना है कि अच्छा ये मुझे ऐसा बोल रहा है कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी गिवन हो, पर पार्टनरशिप एक्ट में हमेशा पार्टनरशिप के केस में ये प्रोविजन लगेगा। भले ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी गिवन हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये प्रोविजन लगेगा। दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग। ऐसे एक्सेप्ट, इन सब्जेक्ट टू, ऐसे वर्ड्स आपको डिकोड करने। देन एक और चीज पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए फॉर योर एग्जाम्स कि कहीं पर भी अगर कोई टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल रिटन स्टेटमेंट हैज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। 30 डेज इंपॉर्टेंट है। अब दिक्कत यह है, ये 30 डेज कब से? प्लेंट फाइल हुआ तब से, समन्स इशू हुए तब से, समन्स सर्व हुए तब से, कब से? कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया कि ऑर्डिनेंस 6 हफ्तों तक ही वैलिड रहेगा। 6 हफ्ते कब से? रीअसेंबली से, जब ऑर्डिनेंस इशू हुआ तब से। तो ड्यूरेशन के वक्त हमेशा एक बात याद रखनी है और अपने नोट्स में ये चीज लिखनी है कि कितना टाइम इन्वॉल्व है और ये टाइम एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में मेजर किया जा रहा है, मतलब इसका स्टार्ट पॉइंट या फिर एंड पॉइंट एग्जैक्टली क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसपे हर एग्जामिनर आपको कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है। 6 weeks of reassembly of parliament, 30 days written statement from from service of summons। तो exactly ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखते हुए क्या करना है, अपने इंटरप्रिटेशन को बेटर करना है। तुम सिर्फ रट के चले जाओगे 30 डेज तो एग्जामिनर 4 30 डेज के ऑप्शन दे देगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसका स्टार्ट या एंड पॉइंट हमेशा याद रखना। ठीक, सो अल्टीमेटली हमने स्टार्ट किया सिर्फ स्ट्रक्चर समझने से, प्रीएम्बल, हमने लॉन्ग टाइटल शॉर्ट टाइटल समझा, फिर उसके बाद हमने डेफिनेशन क्लॉज को अच्छे से समझा, फिर हमने सेक्शंस को तोड़ तोड़ के पढ़ा और हमने की इंग्रेडिएंट्स लिखे। ठीक है, उसके बाद हमने सेक्शन के इंटरप्रिटेशन पे ध्यान देना है, मतलब एंड, और, मे, शैल, ऐसे वर्ड्स पे हमें ध्यान देना है। ड्यूरेशन है तो हमें ये देखना है कितना टाइम इन्वॉल्व है, कहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ उसका एंडिंग पॉइंट है। अब ये जो सारी चीजें है ना, अक्सर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वही बेयर एक्ट के बगल में पेंसिल से ये सारी चीजें मार्क करते हैं। आई ऑल्सो एज ए स्टूडेंट ये गलती कर चुकी है, इसलिए मैं ये क्लियरली आप लोग को बता रही हूँ कि पूरा का पूरा बेयर एक्ट मत मार्क कीजिएगा, मत कीजिए ऐसा। यू शुड ऑलवेज हैव सेपरेट नोट्स फॉर योर बेयर एक्ट। एनीथिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ बेयर एक्ट, वहां पर एक स्टिकी नोट के थ्रू अटैच कर सकते हैं, कोई एक पेज स्टेपल कर सकते हैं, बट हर चीज अगर मार्क कर दोगे तो व्हेन यू आर रिवाइजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स आपको दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि अब आपका दिमाग फिल्टर ही नहीं कर पाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, और रिविजन बहुत क्विक होती है यूजुअली। ठीक है, तो इसलिए
पूरे बेयर एक्ट को ग्रीन हाईलाइट नहीं कर देना है, नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कीजिए, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको साथ में एक नोट सेपरेटली बनाने हैं विच इज एक्सप्लेनिंग दैट प्रोविजन टू यू इन द वेरी कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज, इन द वेरी सिंपलेस्ट ऑफ द लैंग्वेज। कीवर्ड्स बनाइए, एज आई टोल्ड यू डेफिनेशन क्लॉज के लिए बताऊंगी, तो कीवर्ड्स बनाइए, कनेक्ट योर सेक्शंस टू द डेट ऑफ बर्थ, फ्रेंड्स के डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी डेट्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, कीवर्ड्स बनाइए। क्लॉज ए में गिवन है, ए से स्टार्ट हो रहा है, इजी हो गया, ठीक है। क्लॉज जी में गिवन है, किसी जी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इजी हो गया। तो यहाँ पर सिंपली आपको कीवर्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, निमोनिक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे हम क्लास में भी यूजुअली करते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आई कीप टेलिंग यू कि सेक्शन 2D ऑफ एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, डॉक्यूमेंट है, ई में क्या है, एविडेंस है। तो यहाँ पर ऐसे करते करते, एफ क्या है, फैक्ट, जी क्या है, फैक्ट एंड इशू, ठीक है। तो ऐसे करते करते भी हमें याद हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत से सेक्शंस, बहुत से एक्ट्स के बेयर एक्ट्स को ध्यान रखना है। इसलिए जितना कीवर्ड्स टिप्स एंड ट्रिक्स में करोगे उतना एफर्ट यहाँ कम लगेगा, क्योंकि सब कुछ ह्यूमनली इम्पॉसिबल है याद रखना। अब हर कोई तो सूच वाला माइक्रॉस नहीं है, तो हमें थोड़ा सा फिल्टर लगाना होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करने होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना। आज अगर तुमने BNSS का बेयर एक्ट पूरा पढ़ लिया, तुम्हें समझ आ गया, पर तुमने उसको 6 महीने के लिए हाथ ही नहीं लगाया, आई एम सॉरी गाइज, आपको BNSS फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आज आपका BNSS का बेयर एक्ट खत्म हो चुका है, देन आप 15 दिन में एक बार उसे रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट टाइम आप उसे 1 मंथ में उठाइए और रिवाइज कीजिए, एंड नाउ एवरी मंथ आप 1 से 2 दिन लीजिए और उसके की प्रोविजंस को क्विकली रिवाइज कीजिए। बट दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू डू, अदरवाइज बेयर एक्ट पूरा का पूरा भूल जाओगे और कोई फायदा नहीं रहेगा। जो हमने सारी मेहनत की नोट्स बनाने की, कोई फायदा नहीं रहेगा, सारी मेहनत जो हमने कीवर्ड्स के लिए की है। तो हर दिन एक आदत डाल लीजिए कि आपको 15 सेक्शन रिवाइज करने ही करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 सेक्शन हर दिन रिवाइज करने हैं, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, कुछ भी हो, कोई भी लॉ उठाओ जो तुम पढ़ रहे हो, उसके 15 सेक्शन रिवाइज करो। अगर मैंने इस हफ्ते BNS डील कर रही हूँ तो BNS के 15 सेक्शन हर दिन में रिवाइज करूंगी। हाँ, BNS पूरा नहीं हो पाएगा, पर धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, 2 हफ्ते में BNS पूरा होगा, 2 हफ्ते में कर लेंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेजुअली देखना, खुद से मन करेगा कि आप इस 15 को शिफ्ट कर रहे हो 20। हाँ, पर ये भी मत करना कि एक साथ एक दिन 50 सेक्शंस को रिवाइज करने बैठ गए हो या फिर याद करने बैठ गए हो, नहीं, क्योंकि वो बहुत मोमेंटरीली होगा, कुछ वक्त के लिए याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। ऑलवेज स्टार्ट एट अ स्लो पेस एंड देन ग्रेजुअली डेवलप योर हैबिट, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प यू अराउंड योर प्रेपरेशन, अराउंड योर रीडिंग ऑफ द बेयर एक्ट्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज आई टोल्ड यू, बेयर एक्ट्स। तो बेयर एक्ट्स पढ़ना, उसका तरीका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टिल इफ यू फेस एनी ऑफ द चैलेंजेस तो कमेंट बॉक्स में बताओ, सो दैट वी कैन हेल्प आउट दैट फॉर यू, वी कैन सॉर्ट आउट दैट फॉर यू। ऑल्सो क्लैट का नया बैच आ रहा है दिस मंथ इटसेल्फ, सो ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको अगर ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, कॉल करना है 6363286363, ठीक है। एंड आप एक कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। कौन सा कूपन कोड? क्योंकि हम YT से जा रहे हैं तो LEAC YT का कूपन कोड यूज कर सकते हैं फॉर 10% ऑफ, 10% ऑफ मिलेगा, राइट। अभी नया बैच आ रहा है, सो यू डू नॉट हैव टू डिले एंड क्विकली हमें अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करने के लिए एनरोल करना है। अगेन आई एम सेइंग, आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा, ठीक है। So that was all about this session, guys. Hope to see you guys soon. Bye bye and take care.